हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी अब तीसरी वीडियो है इस सीरीज़ की दुआसू की। और जो है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपका हॉट एयर ब्रांडिंग इन बफेलो में कहाँ की जाती है ये पूछा गया। तो ये आपका फ्लैंक रीजन जो होता है बफेलो को वो सबसे अच्छा होता है हॉट एयर ब्रांडिंग करने के लिए। तो ये फ्लैंक रीजन पे की जाती है हॉट एयर ब्रांडिंग। बाकी ये आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस एनिमल के क्या चीज़ करनी चाहिए, जैसे ईयर नोचिंग है पिग में करनी चाहिए, शीप में क्या होता है, बफेलो में क्या करते हैं, लार्ज एनिमल में क्या करते हैं, स्मॉल में क्या करते हैं, जैसे डॉग्स में है कॉलर पहनाते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। पूछा गया है कि बेस्ट लेगुमिनस है क्या है। तो ये आपको जो है आपके एनिमल साइंस प्रिपरेशन में जैसे आप न्यूट्रिशन का खोलेंगे उसमें पहले ही पेज पे ये दिया हुआ है कि ये लूसन जो है वो आपका सबसे अच्छा लेगुमिनस है। जबकि आप साइलेज बनाते हैं तो आप लेगुमिनस क्रॉप को अवॉइड करते हैं। फिर आपसे पूछा गया है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं कि वेरी गुड साइलेज का पीएच क्या है। तो जो बहुत अच्छा साइलेज होता है उसका पीएच जो है 3.5 से आपका 4.2 तक होना चाहिए। ये आप याद कर लीजिए कि वेरी गुड का क्या होता है, गुड का क्या होता है, मतलब जो पूरा इसका जो चार्ट है ना कि कितना नाइट्रोजन होना चाहिए, कितना ब्यूटारिक एसिड बन जाता है, क्या होता है क्या नहीं होता, ये पूरा आपको याद करना है। और मथुरा के एग्ज़ाम में ये 2 बार पूछा गया था, ये भी पूछा गया था और ये फिर से पूछा गया था कि गुड का क्या था। तो जो है ये भी पूछा गया था। तो आपको जो है इसको ज़रूर चार्ट को देख लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ ये 4.2 था। देन वी हैव, देखिए जैसे मैं कह रहा था फिर से गुड का भी पूछा गया तो ये इससे थोड़ा सा आगे हो जाएगा। ये आपका 4.2 से जो है 4.5 तक हो जाएगा। फिर ऐसे ही पुअर का पूछा गया। पुअर का देख सकते हैं आप, इसमें देख सकते हैं कितनी अमोनिया होनी चाहिए, कितना टायरिक एसिड होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए साइलेज का, किन क्रॉप से बनाना चाहिए। फिर ये आपसे पूछा गया है कि लिमिट ऑफ अमोनिया इन पोल्ट्री हाउस कितनी होनी चाहिए। तो ये भी काफ़ी जगह पूछा गया। ये आपको 25 जो है ppm से 30 ppm तक होना चाहिए। और फिर इसमें एक और क्वेश्चन जो इसके जैसे मिलता जुलता है वो आपका एफ्लोटॉक्सिन से रिलेटेड है कि एफ्लोटॉक्सिन की क्या लिमिट है पोल्ट्री हाउस में। तो वो आपका जो है वो आपका 20 ppb है, पार्ट्स पर बिलियन है। ये आपका पार्ट्स पर मिलियन में है 25 से 30। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से मतलब अलग अलग आपको हार्मोन या कंडीशन दी होती है जिनमें जो है इंक्रीज कैल्शियम नहीं होता ब्लड में। तो ये आपका इसमें था हाइपो पैराथायरॉयडिज्म, हाइपो वाले में नहीं होता है। क्योंकि अगर आपका हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो बढ़ गया है, वो ज़्यादा एक्सेस में बन रहा है, वो ज़्यादा काम कर रहा है, तो उसमें क्या होता है वो आपको जो है ब्लड से कैल्शियम को, इसमें आपका हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा। तो ये आपका कैल्शियम को इंक्रीज नहीं करेगा ब्लड में। तो आपको देखना है कि तो पीटीएच होता है और कैल्सिटोनिन होता है, ये आपका जो है कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं आपके ब्लड लेवल्स को लेवल में। फिर आपसे पूछा गया है कि ये जो क्रॉस ब्रीड बनाई गई है करंट प्राइस ये किससे बनाई गई। तो आप इसका पूरा जो चार्ट वगैरह है इसको याद कर लीजिए कि कौन कौन सा किससे बनाया गया है। तो ये आपका जो है HF से बनाया गया है और ये आपका थार पार्कर से बनाया गया है। HF इंटू थार पार्कर का क्रॉस कराया गया, इसमें HF एक्जोटिक ब्रीड है और थार पार्कर आपकी इंडियन ब्रीड है, इनका क्रॉस कराया गया है। नेक्स्ट वी हैव कि अगर मतलब डिफरेंट ब्रीड्स को से जो अगर प्रोजेनी प्रोड्यूस की जाती है, यहाँ चाइल्ड की जगह होना चाहिए, प्रोजेनी जो बनती है
डिफरेंट ब्रीड से, तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रीड कहते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रीड। फिर आपसे पूछा कि कारपेट वूल वाली शीप ब्रीड क्या है, तो अलग अलग आपको एग्जांपल दिए हुए थे कि कौन सी है। तो आपका जो है चोकला जो ब्रीड है वो आपकी बेस्ट इंडियन कारपेट वूल ब्रीड है। आप ब्रीड के नेटिव प्लेस ज़रूर याद करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और जो उनके कोई प्रोमिनेंट फीचर्स हैं। फिर पूछा गया कि बफेलो में आपका नॉर्मल मिल्क फैट परसेंटेज कितना होता है, तो ये आपका जो है 6 से 10 होता है, क्योंकि 6 तो जनरली होता है और 13 तक भी जाता है, जैसे आपका भदावरी उसमें 13 है। देन आपसे पूछा गया कि शीप को वूल ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायर है, तो इसमें विटामिन मिनरल ये सब पूछा गया। तो सल्फर जो है वो शीप को चाहिए होता है ताकि उसकी वूल की ग्रोथ अच्छी हो, तो सल्फर चाहिए होता है उसको। देन आपसे पूछा गया है कि ब्लड क्लोटिंग के लिए क्या रिक्वायर है, तो अगर इसमें विटामिन पूछा जाए तो विटामिन के है। अगर इसमें पूछा जाए मिनरल, तो आप जानते हैं इसमें कि कैल्शियम है। तो जो है इसमें जो पूछा गया है वो इसमें आपसे मिनरल पूछा गया है, तो मिनरल जो है वो आपका कैल्शियम है। फिर है कैल्शियम डिफिशेंसी का कैसे आती है। इसमें जो क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका सेंस ये था कि कैल्शियम की जब डिफिशेंसी हो जाती है तो ब्लड में कैल्शियम कहाँ से आता है, तो ब्लड में जो कैल्शियम आता है वो आपको बोन से आता है। बोन जो है वो डीमिनरलाइज हो जाती हैं, और बोन से जो है ब्लड में कैल्शियम जाता है। फिर आपसे पूछा गया विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म क्या है, तो विटामिन डी की जो एक्टिव फॉर्म है उसे कोले कैल्सीफेरॉल कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछा गया है कि कार्बन ट्रांसफर में कौन सा जो है यूज़ होता है, तो आपको फोलेसिन जो है इसके लिए यूज़ होता है। तो ये देखा आपने, विटामिन और मिनरल्स पे बहुत क्वेश्चन है, ये आपको ज़रूर कर लेने हैं याद। ये न्यूट्रिशन विटामिन मिनरल अमीनो एसिड जो है किस में कौन सा अमीनो एसिड इंपॉर्टेंट होता है, किस एनिमल में डिफिशेंसीज इनके क्या होता है, ये आपको ज़रूर याद करने चाहिए। फिर आपसे पूछा गया है नेक्स्ट विच इज़ अ विटामिन, यानी कि आपको जो बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए थे उसमें ये पूछा गया था कि क्या जो है इसमें से कौन विटामिन होता है, तो कोबालामिन जो कि आपका विटामिन के होता है। तो आपको जो विटामिन के जो अलग नाम है ना वो भी याद रख करने हैं। तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें दी गई थी, ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें कोबालामिन आपका विटामिन जो के होता है वो एक विटामिन है। बाकी और ऑप्शंस जो हैं कुछ अलग ही थे, वो विटामिन नहीं थे, वो मिनरल्स थे। फिर आपसे पूछा गया है कि काऊ का जो डंक होता है वो किस लिए यूज़ करते हैं, तो हम वो फिश एंड ईस्ट की ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि एक काऊ यूनिट किसके इक्वल होती है, तो जैसे आपका एक काऊ यूनिट है वो आपके 5 शीप के इक्वल है, वो पूछा गया था। ऐसे उसमें अलग अलग गलत गलत ऑप्शन दिए गए थे कि कुछ नंबर्स पिग के आगे दिए थे, कुछ उसके आगे दिए थे, ऐसे अलग दिया गया था। तो एक काऊ यूनिट जो है वो करेक्ट ये था कि 5 शीप के इक्वल है। फिर आपसे पूछा गया है कि वीनिंग जो है डिफ़िकल्ट क्यों होती है बफेलो में, तो वीनिंग जो है बफेलो में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि उसमें बहुत हाई मैटरनल इंस्टिंक्ट होते हैं, इसलिए उसमें वीनिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। फिर आपसे पूछा गया है कि कोलेस्ट्रम कितने टाइम के अंदर दे देना चाहिए आफ्टर बर्थ, जैसे कि आपका काफ या कोई भी प्रोजेनी जो है बॉर्न होता है तो उसकी कितने अंदर दे देना चाहिए, तो आपका ये 1 से 12 आवर्स जो मतलब इसमें ऑप्शन वैसे तो आपको 30 मिनट्स के अंदर देना चाहिए, लेकिन आपको जो ऑप्शन दिए हुए थे उसके हिसाब से जो है कि आपको 1 घंटे से 12 घंटे वाला ऑप्शन सबसे अच्छा था, बाकी ऑप्शन इससे काफ़ी दूर थे।
फिर आपसे पूछा गया कि स्ट्रेप्टोकोकस जो बोविस है वो किस तरीके क्या है, वो अमाइलोलिटिक है, प्रोटियोलिटिक है, क्या है? तो ये जो है ये आपका रूमन रूमन का इनहेबिटेंट है। ये आपका रूमिनेंट ऑर्गेनिज्म के रूमेन में मिलता है और ये अमाइलोलाइटिक है, यानी कि स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये भी आपको याद करनी चाहिए, कौन अमाइलोलाइटिक है, कौन क्या करता है, कौन सा जो है बैक्टीरिया वो मीथेन को प्रोडक्शन कराता है। ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स जो कि स्टेफाइलोकोकस के लिए यूज़ होती है, तो ये आपकी टेट्रासाइक्लिन जो है, जो सबसे अच्छा जो ऑप्शन था उसमें टेट्रासाइक्लिन था। देन वी हैव स्ट्रेप्टोकाइनेस मोस्ट इफेक्टिव क्लिनिकल यूज़ क्या होता है? तो स्ट्रेप्टोकाइनेस का जो हम यूज़ करते हैं वो ब्लड क्लॉट्स में यूज़ करते हैं। जब ब्लड में क्लॉटिंग हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट वगैरह आता है ब्लड क्लॉट होने से, तो इसमें हम जो है स्ट्रेप्टोकाइनेस को जो है यूज़ करते हैं ब्लड क्लॉट में। फिर आपसे पूछा गया है कि हिप्नोटिक्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो हिप्नोटिक्स आपका ड्राउजीनेस प्रोड्यूस करते हैं। फिर आपका हाइड्रोयूनिडेज किस में प्रेजेंट होता है? तो ये आपका जो स्पर्म का जो हेड होता है, यानी कि एक्रोसोम, जो हेड का कैप है एक्रोसोम, ये उसके अंडर प्रेजेंट होता है। ये आपको आगे जाके जो है एग की जो लेयर्स होती हैं उस पर जोना पेलिसुडा और कोरोना रेडिएटा उनको डिसॉल्व करने में मदद करता है, ताकि स्पर्म जो है पेनिट्रेट कर सके एग को। ये आपका एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म में प्रेजेंट होता है। फिर आपसे पूछा गया है कि अगस्त कोम्टे कौन है? तो अगस्त कोम्टे जो हैं आपके, ये फादर हैं, किस चीज़ के फादर हैं? फादर ऑफ सोशोलॉजी हैं। ये आपका एक्सटेंशन का क्वेश्चन हो गया कि फादर ऑफ सोशोलॉजी कौन है? वो अगस्त कोम्टे, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो जो कुछ साइंटिस्ट दिए हुए हैं जो फेमस हैं, इम्पोर्टेंट हैं, तो वो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। अगर फादर्स वगैरह पूछे जाते हैं, अगर एक्सटेंशन से नहीं पूछे जाएंगे, मेडिसिन से या फार्मा से, किसी से भी, तो कहीं भी अगर किसी सब्जेक्ट का किसी भी चीज़ का कोई फादर आता है तो वो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। फिर पूछा गया इंडिया फर्स्ट किस चीज़ में? तो इंडिया फर्स्ट तो बहुत चीज़ों में है। तो इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में, टोटल लाइव स्टॉक में, टोटल जो है मिल्क प्रोडक्शन ऑफ बफेलोज में जो है इंडिया फर्स्ट है। तो ये आपके जो है ऑल ऑफ दीज इसमें ऑप्शन था। फिर पूछा गया कि फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन कौन है? तो ये आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। इन्हीं के जो है उस पे जो है नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। और ये एक क्वेश्चन भी था इसमें। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है वो है फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। जो है इससे रिलेटेड जो एक क्वेश्चन होता है वो ग्रीन रेवोल्यूशन वाला। अब उसमें क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए तो आप सब जानते हैं MS स्वामीनाथन है, लेकिन कई बार पूछा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन खाली ये पूछ लेंगे, या फिर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड में कौन है? तो आपको NE नॉर्ब्लॉक जो है वो है, नॉर्मन अर्नेस्ट नॉर्ब्लॉक, वो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फिर आपका आ चुका है कि रेसेसिव जीन लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ डिसीज, जो है वो स्किप जनरेशन में करते हैं, क्योंकि जो आपका रेसेसिव जीन होता है वो आपका स्किप जनरेशन के बाद जो है डिसीज़ प्रोड्यूस करता है। क्योंकि क्या होता है, रेसेसिव को डिसीज़ प्रोडक्शन करने के लिए दूसरा रेसेसिव जीन ही चाहिए होता है। अगर कोई भी उसके साथ डोमिनेंट जीन आ जाएगा तो वो डिसीज़ प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। फिर आपसे पूछा गया कि रेनेट से क्या बनाते हैं? तो रेनेट जो एंजाइम होता है उससे हम चीज़ बनाते हैं, आपका चीज़ बनाने में यूज़ होता है।
फिर आपसे पूछा गया, फिर से यही रेनिट पे दूसरा क्वेश्चन आया कि रेनिट मिलता कहाँ है। तो ये आपका जो काफ होता है, यंग काफ होता है, उसके जो है एबोमेसम की जो लाइनिंग होती है उससे बनता है, उससे जो है आपको रेनिट मिलता है। देन वी हैव OIE, यानी कि जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है, उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो ये पेरिस में है। इसकी आपको डेट भी पता होनी चाहिए कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। 1924 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो आपको इन सब का हेडक्वार्टर पता होने चाहिए, OIE के, FAO के, WHO के, WTO के कब बने थे, कहाँ इनके हेडक्वार्टर्स हैं। फिर SPS क्या है, सैनिटरी फाइटो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स जो है, ये इसकी फुल फॉर्म है, लेकिन इसमें फुल फॉर्म नहीं पूछा गया। इसमें पूछा गया था किस लिए यूज़ होता है, तो ये एनिमल हेल्थ, प्लांट हेल्थ एंड फूड सेफ्टी तीनों के लिए ही यूज़ होता है, यही इसमें पूछा गया था। फिर ये पूछा गया है कि ISBN की फुल फॉर्म क्या है, तो यह है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बुक नॉर्म्स। ये इसकी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बुक नेम्स जो है, ये इसकी फुल फॉर्म है ISBN की। इसकी जो फुल फॉर्म वो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बुक नंबर, नेम्स नहीं है, बुक नंबर है। फिर ये IP की फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म काफ़ी पूछी जा रही है, ये है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपका AGV के कंप्यूटर वाले टॉपिक से है रिलेटेड, इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर ये है क्रॉस ब्रीडिंग चेंजेस जीन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू सिलेक्शन के कारण जो है ये जो है जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। फिर आपसे पूछा गया है कि रेंज ऑफ हेरिटेबिलिटी क्या है, तो रेंज ऑफ हेरिटेबिलिटी आपकी वो 0 to 1 है। तो ये काफ़ी सारी रेंजेस हैं, जैसे कोरिलेशन की रेंज है, रिग्रेशन कोफिशिएंट की रेंज है, और भी हैं आपकी पॉइजन रेशियो की, बाइनोमियल रेशियो की, इन सब की जो रेंज है वो आपको याद करनी चाहिए। फिलहाल जो रेंज ऑफ हेरिटेबिलिटी वो 0 to 1 है। फिर पूछा गया है कि MOET की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो MOET होता है आपका मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ये आपका MOET की फुल फॉर्म है। फिर आपसे पूछा गया है ब्लफ किस लिए यूज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लफ जो है सायर के इवेल्युएशन में यूज़ होता है, जो सायर होता है, जो मेल कैंडिडेट होता है उसके जो है ये बेस्ट मेथड है उसके एवेल्यूएशन के लिए। फिर आपसे पूछा गया है कि 4 पैरामीटर्स ऑफ डेयरी रिसर्च में कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, जैसे ये दिए हुए थे एज, जनरल अपीयरेंस, अडर, मेमोरी ग्लैंड, तो इसमें जो है कौन सा पैरामीटर इंक्लूड नहीं होता, तो जनरल अपीयरेंस वाला पैरामीटर इसमें इंक्लूड नहीं होता। फिर आपसे पूछा गया है कि मिल्क यील्ड किस चीज़ से अफेक्ट नहीं होगा, नॉट अफेक्टेड बाय, नॉट पूछा गया है, तो नंबर ऑफ काउ से, हाई ईल्डर से, रेजिस्टेंस टू डिसीज से, तो इससे मिल्क ईल्ड का कोई ज़्यादा है नहीं रिलेशन। इनसे तो है, अगर हाई ईल्डर होगा तो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करेगा, नंबर ऑफ काउ ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करेंगे। रेजिस्टेंस टू डिसीज से अच्छी बात है, रेजिस्टेंस से डिसीज से बार बार बीमार नहीं पड़ेगा, लेकिन मिल्क ईल्ड रिलेटेड नहीं है। फिर आपसे पूछा गया है जीन एक्सप्रेशन के सीक्वेंस, तो ये मैंने पहले से ही सीक्वेंस में ही दे रखा है कि पहले अगर जीन को कोई भी एक्सप्रेशन करना होता है तो जीन क्या होता है, उसमें जो DNA होता है वो कन्वर्ट होता है mRNA में, और mRNA कन्वर्ट होता है फिर tRNA, और उससे फिर बनता है अमीनो एसिड, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होते हैं, उसके बाद अमीनो एसिड बनता है, वो प्रोटीन बनता है, तो वो है जीन एक्सप्रेशन का तरीका। फिर आपसे पूछे गए हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है इनमें से कौन से हैं, तो जो ऑप्शन दिए गए थे तो उनके हिसाब से आपके जो है टोलुइन और बेंजीन जो है आपके एरोमेटिक कंपाउंड हैं। तो ये भी आपको याद करने चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से हैं। अगर आपने 11th की केमिस्ट्री को पढ़ा है तो आप ये का पता होना चाहिए कि टोलुइन और बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड थे। तो कुछ चीज़ें आपके 12th से भी 2-3 क्वेश्चन कह सकते हैं रिलेटेड है। रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम किस वजह से आती है, ये भी एक विटामिन का ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है विटामिन E।
विटामिन ई की अगर डेफिशिएंसी होगी तो रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एनिमल्स में। फिर है, अगर आपको डीप अंडरग्राउंड वाटर है तो उससे आपको क्या परेशानी हो सकती है? तो फ्लोरोसिस की दिक्कत हो सकती है। अगर डीप अंडरग्राउंड वाटर आप ड्रिंक कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा डीप अंडरग्राउंड वाटर आ रहा है, तो उसमें फ्लोरोसिस हो सकता है। फिर गूज स्टेपिंग एट, ये फिर से यही जो है, फिर से विटामिन का ही क्वेश्चन है, विटामिन डिफिशियंसी का। गूज स्टेपिंग एट किस वजह से होता है? तो ये है विटामिन B5 की वजह से। विटामिन B5 या फिर पेंटोथेनिक एसिड की, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। देखो विटामिन, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं विटामिन पे। फिर है, मेटाबॉलिक वाटर कार्बोहाइड्रेट से कितना बनता है? कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना वाटर बनती है? 60% बनता है। तो ये भी एक टेबल आप उसमें याद करें, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, स्टार्च से, फैट से कितना बनता है मेटाबॉलिक वाटर। फैट से सबसे ज़्यादा बनता है, 1.07 होता है। फिर ये है एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड पोडोसाइट जो है वो मिलके क्या बनाते हैं? तो ये जो आपका परमिएबल मेम्ब्रेन जो होते हैं ग्लोमेरुलस की, रीनल पेल्विस की, ये बनाते हैं। फिर आपकी कास्ट्रेटेड शीप को क्या कहते हैं? ये एल्फियम की टर्म है, तो इसे जो है वेदर कहते हैं। आपको हॉर्स का, गोट का, काउ, बफेलो जो है, इनका बोल का याद करना चाहिए कि स्टीर क्या होता है। ऐसे ये जो कास्ट्रेटेड वाले जो है, शीप, गोट, कैमल, ये जो होते हैं, इनके क्या नाम होते हैं? फिर जो काउ ऑलवेज इन हीट, उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो है बुलर काउ कहते हैं। फिर आपके जो है, यह आपको हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया इसी के साथ। ये हमारे इसमें क्वेश्चन जो है हमारे 151 तक क्वेश्चन थे। अब जो इसका नेक्स्ट फोर्थ पार्ट होगा उसमें हम कवर करेंगे 151 से 200 तक क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन के लिए आप वो देख सकते हैं। और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि हम ऐसा ही और आगे कंटेंट बनाएं, तो इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।